हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यू अपडेट है फ्रेंड्स। फाइनली आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, डीवी से रिलेटेड कुछ काम है जो आपको कर लेने हैं, अदरवाइज़ आप डीवी से बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, डीवी की डेट आने से पहले पहले वो करना है, अभी मैं बताऊँगी आपको। साथ में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। और साथ में जो है रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इस चीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, सब ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल न्यूज़ है फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। सबसे पहले ये जो अपडेट है इसे देख लेते हैं। शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। जी हाँ, ये क्या चीज़ है आपको मैंने पहले भी बताया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना था वो ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने तीनों ही क्लासेस में एग्ज़ाम दिया हो, 6 to 8 के लिए भी, 9 10th के लिए भी और 11 12th के लिए भी, अगर उस स्टूडेंट का इन तीनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, बट चाहे उसका सिलेक्शन तीनों जगह हो जाए, बट ज्वाइनिंग तो वो एक ही जगह लेगा ना। फॉर एग्जांपल उसने 11 12th में अपना सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद जो 2 सीटें रह जाएंगी 6 to 8 और 9 10th में, उसका क्या होगा? उसके लिए सरकार की यही नीति है कि ये रिज़ल्ट बाद में आपकी टीआरई 3 में ऐड होकर के आएंगी, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी का एक ही सीट पर रिज़ल्ट जारी होना चाहिए, और जो रिज़ल्ट है वो किस बेसिस पर? पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर उनका रिज़ल्ट जारी होना चाहिए, ताकि जो बची हुई 2 सीटें होंगी ना, वो वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को मौका मिल सके जिनके मार्क्स उससे थोड़ा सा कम हो सकते हैं। तो यही है कि एक अभ्यर्थी का एक रिज़ल्ट पर चयन होना चाहिए, और इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाना है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बोला था। देखिए, अतुल प्रसाद जी का ट्विटर पे अपना एक अकाउंट है, आप लोगों ने देखा ही होगा। वहाँ पर वो सारे नोटिस वगैरह डालते हैं, और कुछ भी ट्वीट करना होता है तो उधर से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट उन्होंने क्या किया है कि जो कमेंट सेक्शन होता है उसको ऑफ करा है, इसलिए आप कमेंट तो नहीं कर सकते, बट उनको टैग कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी इन्होंने धारा 144 लगा दी है, जिससे कि आप वहाँ जा कर के अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उनको ट्विटर पर जा कर के टैग कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके टैग कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स अवेयर हो पाएँ और ये काम कर पाएँ, ताकि जो बची हुई सीटें हैं वहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो पाए, आपको भी मौका मिल पाए। देखिए, यहाँ पर डिटेल में इन्होंने क्या चीज़ें दी हैं। और एक चीज़, अभी कल रात जो नोटिस आया है वो तो आपने देखा ही है, जो भाषा वाला पेपर है उसकी मान्यता एकदम ख़त्म कर दी है इन्होंने। 1 to 5 में रहेगी, बस हो गया। बाकी 6 to 8 9 10th 11 12th में उसकी मान्यता एकदम 0 कर दी है। वो भी बहुत गलत डिसीज़न है फ्रेंड्स इनका। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पर आएंगे। प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा कि बीपीएससी द्वारा 1.22 लाख सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई। आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों का औपबंधिक उत्तर भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं पहले आपकी आंसर की आई थी, उसके बाद क्वेश्चन चैलेंज हुए थे स्टूडेंट्स के द्वारा ही, उसके बाद आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आप लोग सेकंड प्रोविजनल आंसर की ज़रूर मैच कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मैच कर ली है, और मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए थे यही आए थे कि हमारे मार्क्स कम हो गए हैं, किसी के 4 कम हो गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 8 नंबर तक कम हुए हैं फ्रेंड्स। और बढ़े हुए स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो देखिए, सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालय के शिक्षक पदों पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। यस, अगर ये चीज़ नहीं करते हैं ये कि एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए, तो जो बची हुई सीटें हैं वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाएगा। उन्होंने ये मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किया जाए। ठीक है, वरीयता के आधार पर जो भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया होगा, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ सके।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वैसे भी आप देख रहे हैं कितने सारे संशोधन हो रहे हैं। अभी जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है उनके लिए इन्होंने एक एडिट का मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये काफ़ी एडिट के मौके दे रहे हैं। जैसे अभी NIOS DLED को देखिए, एडिट करके NIOS DLED वालों को बोला है अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तो एडिट करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपनी B.Ed की डिटेल्स फिल कीजिए। तो इनको ये चीज़ देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप सही कर लीजिए। तो इन्हें एक बार ये मौका भी देना चाहिए कि जिन भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या अदर कोई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो सही कर पाएँ। एटलीस्ट एक बार तो मौका देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, गलती BPSC की ही है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये नोटिस निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट को खोल करके बैठे हों। स्टूडेंट्स उस टाइम पर पढ़ाई करते हैं, ना कि नोटिस का वेट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं इस चीज़ को लेकर कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिए एडिट का मौका देना चाहिए। चलिए, ये आपने देख लिया, एक कैंडिडेट का एक शीट पर ही रिजल्ट आना चाहिए, ये हमने बात कर ली है। अब देखिए एक चीज़ और है आप लोगों के लिए कि जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है ना 6 to 8 की, आप उसमें फिर से क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें क्वेश्चन कुछ गलत दिए गए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कमेंट भी आया था कि एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर अभी भी उन्होंने गलत ही दिया है। तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है NCERT या SCERT तो आप ज़रूर कीजिएगा। बट अभी जो है पर क्वेश्चन का आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा फ्रेंड्स, ये चीज़ इन्होंने नोटिस में डाल दी है। और अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका रिज़ल्ट फिर से आएगा एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जितने मार्क्स बढ़ने होंगे आप लोगों के वहाँ पर बढ़ जाएंगे। 20 दिसंबर तक लास्ट डेट है आपत्ति करने की, ठीक है। तो ये हो गई बात रिज़ल्ट की। अब हम देख लेते हैं DV के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कभी भी आ सकती है। अगर पिछली बार की हम बात करें तो पहले रिज़ल्ट से पहले पिछली बार आपका DV हो गया था, और इस बार पहले आपका रिज़ल्ट आएगा या DV होगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा देती हूँ जो आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी फिर आपके पास टाइम नहीं होगा उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, एक बार आप इन्हें फटाफट से देख लीजिए, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति जब आपने अप्लाई किया होगा उसका चाहिए। BPSC वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाटरमार्क सहित। ये चीज़ क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब ये चीज़ वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसके लिए एडमिट कार्ड आपने निकाला होगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है। जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र EWS, यानी कि आप जो भी आरक्षण पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET पेपर 2 आपके पास होना चाहिए अगर हम 6 to 8 की बात करें। और अगर आप 9 से 11 तक आपने फॉर्म फिलअप किया तो वहाँ के लिए आपसे STET मांगा जाएगा, ठीक है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र, यानी कि आपके पास अपने एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लाइक आपका हाई स्कूल का है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ में टीचिंग ट्रेनिंग आपने जो भी की हो, चाहे आपने DLED किया हो, चाहे B.Ed किया हो, चाहे NIOS DLED क्यों ना किया हो, ठीक है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए, और साथ में सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ फोल्डर फाइल में जमा करना है। आपको एक फ़ोल्डर फाइल बनानी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने सबमिट करनी है। और उस फोल्डर फाइल में आपको कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि डालनी है। वो है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, कोटि, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। यस, आपको ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, क्योंकि जब आपका DV होगा तो आपके पास एक OTP आता है फ्रेंड्स, वो ज़रूरी होता है। साथ में आपका रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में मैंशनड होगा, और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जब आपने अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा आपके पास। सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल आपका जमा किया जाएगा। यानी कि यहाँ जो आपका DV है, ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से होगी, यहाँ पर दिया है। बट देखिए क्या होता है, BPSC पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा 30 मार्क्स का भाषा का पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमने बात कर ली डॉक्यूमेंट्स की। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो कि
फर्स्ट आंसर की में उनके आंसर उन्होंने अलग दिए थे, और जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है तो उनके आंसर वहाँ पर उन्होंने अलग दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन ना कम से कम 8 से 10 हैं फ्रेंड्स, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाली जो आपकी आंसर की आई थी वहाँ पर इसका आंसर इन्होंने माना था ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, बट जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो इसका राइट आंसर इन्होंने मान लिया ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट वाली आंसर की में इन्होंने 1948 को सही माना था, और जब सेकंड आंसर की आई तो वहाँ पर 1912 को इन्होंने राइट मान लिया। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको कट ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जब फर्स्ट आंसर की आई थी तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स मैच किए थे, बट अभी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए हैं, क्योंकि ऑप्शन में कितने चेंजेस हुए हैं आप खुद देख पा रहे होंगे। देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है एक और, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? तो पहले जब आंसर की आई थी तो इसका आंसर माना था डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बट जैसे ही सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो इसका आंसर मान लिया BN राव। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज हो चुकी है। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स ने आपत्ति कर ली है जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये स्टूडेंट्स का कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं कुछ। ये देखिए आप, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? जब पहले आंसर की आई थी तो इसमें माना था ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और जैसे ही आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो इसका आंसर चेंज होकर के पंजाब हिमालय हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे वही हैं। चलिए एक और दिखा देती हूँ लास्ट। ये भी ज्योग्राफी का है, सॉरी ये ज्योग्राफी का नहीं है, ये आपका पॉलिटी का है। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। फर्स्ट वाली आंसर की जो आई थी उसमें माना था कनाडा, और जैसे ही आपकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई तो इसका राइट आंसर माना उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऊपर नीचे हुआ है, और अभी एक बार फिर से लगता है आंसर की आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा 500 रुपीज़ पे करके भी क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, या तो NCERT होगा या फिर SCERT होगा। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के द्वारा कमेंट भी किए गए थे काफ़ी सारे कि मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। जितनों ने भी कमेंट्स किए थे सभी ने यही बोला था मेरे मार्क्स कम हुए हैं, बट 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमारे मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर कोई और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, बट जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली चीज़ है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, और अतुल प्रसाद जी को टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।